Assalamu alaikum students, hope you all are well. We were doing our topic pragmatics, and the final related concept to pragmatics that was remained to be discussed is speech act theory. स्पीच एक्ट थ्योरी बेटा बुक में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंसाइज और प्रिसाइज वे में दिया हुआ है. दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड दी स्लाइड्स टू एक्सप्लेन स्पीच एक्ट थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. व्हाट इज़ स्पीच एक्ट थ्योरी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. इन द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, स्पीच एक्ट इज़ अ परफॉर्मेटिव utterance with its urge in the total situation. Moreover, J.L. Austin stated that speech act theory deals with communication, but communication in its wider sense. It does not refer to a simple information transmission, but rather it furthermore includes making promises, making apologies, making decisions, threatening, etc. स्पीच एक्ट, जैसा कि उसका नाम ही ऑलरेडी शो कर रहा है कि हम अपनी स्पीच से क्या एक्ट कर सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हैं. लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है. हमें पता है कि हम थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. एक पर्पज़ तो ये है लैंग्वेज का कि वो लैंग्वेज के थ्रू हम चीज़ों को सिंपली डिफ़ाइन और डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यही वो लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम काम करते हैं और लोगों से काम करवाते हैं. जब हम किसी और को ये ऑर्डर देते हैं कि डू इट प्रॉपरली, तो हम किसी और से काम करवा रहे हैं वाया आवर वर्ड्स, थ्रू आवर लैंग्वेज. सो ये हमारा स्पीच एक्ट है कि हम एक बात करके हम किसी और से काम करवा रहे हैं, या उस कहने के बाद, उस अटरेंस के डिलीवर होने के बाद सोसाइटी के ऊपर एक नया इम्पैक्ट जो है वो आया है. तो स्पीच एक्ट इज़ अ परफॉर्मेटिव अटरेंस. ऐसी अटरेंस है जिससे कुछ ना कुछ परफॉर्म या तो हम करते हैं या फिर हमारे कहने के रिस्पॉन्स पे, हमारी अटरेंस के रिस्पॉन्स पे सुनने वाला कुछ आगे से एक्ट करता है. The terms speech act and illocutionary acts are used interchangeably, but it is worth noting that we may hear other terms as well in exchange to speech act, and they are as follows: illocutionary acts, illocutionary force, pragmatic force, और merely force. अब बेटा ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप फर्दर इसी स्पीच एक्ट थ्योरी के अंडर पढ़ेंगे. दैट इज़ इलोक्यूशनरी, परलोक्यूशनरी, लोक्यूशनरी. फोर्स क्या है, वो पीछे फाइनल फोर्स या मोटिवेशन क्या होती है जिसकी वजह से हम एक परफॉर्मेटिव अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो कैसे काम करती है, उस चीज़ को इसमें डिस्कस किया जाएगा. The British philosopher John Langshaw Austin made a huge contribution to the study of speech acts by publishing his book How to Do Things with the Words. How to Do Things with the Words, कि कैसे हम अल्फाज के साथ मुख्तलिफ काम कर सकते हैं. Austin stated that utterances and actions are equivalent and are alike. और ऑब्वियसली हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो हम कह रहे होते हैं समटाइम्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो इक्वलेंट टू एक्ट्स होता है. समटाइम्स जो है ऐसा नहीं होता. समटाइम्स हम चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं आपको आज के मौसम के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कोई आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो हम एक सिंपली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से. लेकिन जब मैं आपसे कोई काम करवाने के लिए मैं आपको कुछ असाइन करती हूँ या कुछ टास्क मैं आपके ऊपर इन्फोर्स करती हूँ कि आपने ये काम करना है, तो मैं आपसे वो काम करवा रही हूँ, तो उस सूरत में मेरी अटरेंसेस जो हैं वो एक्शंस के ही मुताबिक हो जाएंगी, वो एक्शंस ही हो जाएंगी. व्हेन समवन से अ सेंटेंस, दे डू नॉट से इट इनकॉन्सिक्वेंशली, बट रादर the utterances create a new social or psychological reality. These utterances are, for instance, I now pronounce you husband and wife, I sentence you to death. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी लफ्ज़ जो हम, या कोई भी सेंटेंसेस जो हम कहते हैं, अटरेंसेस हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका ये नहीं कि उसका फ़र्क नहीं पड़ता या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने नहीं आता. वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने ना आए. वो हमेशा इनकॉन्सिक्वेंशली जो है वो उसको नहीं कहा जाता, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं. अब कैसे देखते हैं? जैसे कि अगर कोई ये कहे आई सेंटेंस यू टू डेथ,
अब ये ऑब्वियसली एक जजमेंट है और इसके बाद क्या होगा कि उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी, एक मुजरिम को सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। या फिर जब एक फादर या जब शादी परफॉर्म हो रही होती है तो वो उसमें कहते हैं आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, तो उससे सोशली जो उनके रोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। वही दो लोग जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन होते हैं या किसी रिलेशनशिप में नहीं होते, वो उसके बाद एक लीगल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सोसाइटी उनको वैसे ही देखती है। तो दीज आर द पावर ऑफ वर्ड्स। In his book, Austin made 3 distinctions regarding utterances. अब utterances को लेकर उसने 3 तरह की distinctions की हैं. The first distinction is performatives versus constatives. The second one is explicit or implicit performatives, and the last one is locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts. First one is performatives versus constatives. His first distinction was differentiating between performative and constative utterances. Performative utterances क्या होती हैं? Are those utterances in which an action is performed that is entitled by the verb. इसमें एक पर्टिकुलर वर्ब यूज़ होता है, उस वर्ब के हेल्प से हमें पता चलता है कि क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है, वो क्या एक्शन जो है वो वाक़या हुआ है। अब आप देखें, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू। अब दिस इज़ एन एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। आई डिक्लेयर द सेशन ओपन, act of opening a session. I advise you to leave soon. I pronounce you man and wife. I announce that there is going to be a test tomorrow. अब मैं ये announcement है, तो this is an action that is performing via verb. एक verb मैंने particular यूज़ किया है जो कि बता रहा है कि इसकी मदद से मैंने क्या काम किया है। Constative क्या है? Constative on the other hand are utterances apart from what Austin had classified as performative. Constatives come in form of statements and questions, and in this type of utterances the action is being asked और डिस्क्राइब्ड। अब हम जो भी बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ काम तो उसके ज़रिए हम लोग कर ही रहे होते हैं। अगर ये परफॉर्मेटिव्स में ये होता है कि वो एक सॉलिड एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि थ्रू प्रॉपर वर्ब्स उसकी वजह से एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन कॉन्स्टेटिव में ये होता है कि उसमें हम सिंपली चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स और सिंपल एजर्शंस होती हैं, और उसके साथ सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, द एक्ट ऑफ आस्किंग अदर्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वाली जो अटरेंसेस होती हैं, उनको हम कॉन्स्टेटिव कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आई मेड द केक, अब एक चीज़ को बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है कि आई मेक द केक। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कैन यू मेक द केक, तो ये भी एक क्वेश्चन है, एक एजर्शन है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप केक बना सकती हैं। इसके थ्रू कोई काम परफॉर्म नहीं किया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर कम्युनिकेट हुई है। तो इसलिए हम कॉन्स्टेटिव और परफॉर्मेटिव, वैसे तो हर अटरेंस ही किसी हद तक परफॉर्मेटिव होती है, कोई ना कोई वो फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन कॉन्स्टेटिव और परफॉर्मेटिव में अगर हम डिस्टिंक्शन करना चाहें प्रॉपरली तो उसका सिर्फ एक यही है कि परफॉर्मेटिव में हम कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के थ्रू एक ख़ास एक्शन को इंडोर्स कर रहे होते हैं कि हाँ ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, लेकिन कॉन्स्टेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या सिंपली उनके बारे में पूछ रहे होते हैं। अब ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि परफॉर्मेटिव और कॉन्स्टेटिव कैसे काम करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई प्रॉमिस आई विल बी देयर, ये प्रॉमिस है, एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ आई विल बी देयर, तो ये एक कॉन्स्टेटिव है, ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है या एक ये सिंपल एजर्शन है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। इसके अंदर कोई ख़ास प्रॉमिस या कुछ ख़ास एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। आई एडमिट आई वॉज फुलिश, अब इस चीज़ में आई एडमिट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने पागलपन किया। अब ये जो एडमिट का वर्ड है, ये इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि कहने वाले को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट है, और ये रिग्रेट वो इंडोर्स कर रहा है, वो इस वर्ड के थ्रू, वर्ड एडमिट के थ्रू वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि आई एडमिट आई वॉज फुलिश। और दूसरी तरफ कॉन्स्टेटिव में आई वॉज फुलिश,
अब ये सिंपली एक स्टेटमेंट है कि मेरे से, अब इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा रहा, कैसे एक वर्ब के एंटर होने से उसके मीनिंग और उसके ऊपर दिए जाने वाले ज़ोर का जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक साइड पर आप ज़ोर देकर उस चीज़ को आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप सिंपली एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक असर्शन आप बना रहे हैं और वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। The second distinction made by Austin was explicit and implicit performatives. अब explicit और implicit जैसे कि नाम से ही पता है, explicit वो चीज़ जो ज़ाहिर हो और implicit जो कि छुपी हुई हो। performatives तो वही हो गए कि जो utterances के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये काम जो है ये explicit form में भी हो सकता है और implicit form में भी होता है। In this distinction, Austin believed that all utterances are performative. अब इस डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग ऑस्टिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जितनी भी अटरेंसेस हैं वो सारी की सारी परफॉर्मेटिव हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक एक्सप्लिसिट हो, जैसे कि हमने पहले परफॉर्मेटिव्स का पढ़ा है तो वो एक्सप्लिसिट हो गई, और जो कॉन्स्टेटिव्स हैं वो हमारे पास इम्प्लिसिट होगी, वो छुपी हुई जो है वो परफॉर्मेटिव्स हो गए। एज इम्प्लिसिट एंड explicit performatives utterances. Explicit performatives are those utterances that accompany with a performative verb in which identifies the performed action. Verbs such as assert, request, state, warn, apologize, name, etc. अब ये वो सारे वर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम एक एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं। जब हम ये इस वर्ब का यूज़ करेंगे, इन स्पेसिफिक वर्ब्स का यूज़ करेंगे तो हम एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव अटरेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। Implicit performatives are those verbs by which the performative verb is absent, but in spite of that, an implicit utterance can be enlarged so that the presence of performative verb can be assumed. For instance, beware of the dog can be enlarged as I warn you against the dog. अब अगर कोई ये कहे be careful काफ़ी है किसी को ये समझाने के लिए कि तुम्हें बहुत केयरफुली ये काम करना है, इसके अंदर ख़तरा हो सकता है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके इसको एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव्स में किया जाए तो आई वार्न यू नॉट टू डू दैट वर्क अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब ये हमारे पास जो है एक्सप्लिसिट परफॉर्मेटिव आ गया। तो लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसी चीज़ में रिलाई करती है कि हम लोग बहुत सारी बातें बहुत कम अल्फाज में बहुत ज़्यादा मीनिंग जनरेट करके भी कह सकते हैं, और यही स्पीच एक्ट थ्योरी के थ्रू वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है ऑस्टन कि किस तरीके से इम्प्लिसिट परफॉर्मेटिव्स में हम थोड़े वर्ड्स के साथ भी एक इम्प्लिसिट ही सही लेकिन हम मीनिंगफुल कम्युनिकेट कर देते हैं। इन कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, ऑस्टन रियलाइज दैट ऑल अटरेंसेज कंटेन स्पीच एक्ट, they might be explicit or implicit. For the reason this distinction was crumpled.